बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। नाइन्थ क्लास के स्टूडेंट्स के लिए हमने एक छोटा सा ये सेगमेंट बनाया है जिसमें पूरी बुक की जो डेफिनेशंस हैं और उनसे मुतलिक जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि डेफिनेशंस में पूछे जाएंगे या एमसीक्यूज़ की फॉर्म में पूछे जा सकते हैं कहीं पे। तो वो सारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो पूरी बुक से जो मिला के और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हैं हमने अलग किए हैं। तो मैं ये डिस्कस करता हूँ और कोशिश करते हैं कि बहुत कम वक्त में काफ़ी सारा जो मसला है वो हल हो जाए। तो सबसे पहले देखिएगा सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ये ना पेपर में बहुत दफ़ा आई हुई है। तो आपने मैट्रिक्स की टाइप्स कर लेनी है, ठीक है। मैट्रिक्स की टाइप्स में ख़ास तौर पे सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसके अलावा डायगोनल मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, इस तरह जो टाइप्स हैं पहले चैप्टर की बहुत सिंपल है, सीधी सीधी हैं। तो वो आपने एक दफ़ा देख लेनी है। तो अक्सर कोई ना कोई टाइप जो है ना पेपर में पूछ ली जाती है बिल्कुल पहले पोर्शन के क्वेश्चन में। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ रेडिकल एंड रेडिकेंट। तो बिल्कुल आपको ये चैप्टर नंबर 2 में आपने पढ़ा हुआ है। जब आपने रेडिकल्स को पढ़ा था तो जब कोई भी अंडर रूट में वैल्यू मौजूद होगी तो जो उसके अंदर वाली वैल्यू है वो रेडिकेंट है और वो जो कंप्लीट वैल्यू है वो जो है रेडिकल है, ठीक है। उसके बाद है डिफाइन कोऑर्डिनेट प्लेन। अच्छा, चैप्टर नंबर 8 आपने पढ़ा था, उसमें आपने ग्राफ को पढ़ा था, कार्टेशियन प्लेन पढ़ी थी। इसमें बिल्कुल आपने वही वाली डेफिनेशन लिखनी है, साथ आप ग्राफ की डायग्राम बना देंगे। अच्छा, कुछ एडिशनल इसमें कॉन्सेप्ट अगर आए तो ओरिजिन के बारे में पूछा जा सकता है, तो आपने उसको थोड़ा सा देख लेना है। इसके अलावा एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू ज़ीरो होती है, वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू ज़ीरो होती है, ओरिजिन पे एक्स और वाई दोनों ज़ीरो होते हैं। इसी तरह अगर एक्स इंटरसेप्ट पूछा जाए तो उसमें y की वैल्यू ज़ीरो पुट की जाती है और अगर y इंटरसेप्ट हो तो x की वैल्यू ज़ीरो होती है। यानी इस तरह के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए। देन अगली बात करते हैं व्हाट इज़ मेंट बाय एस ए ए। अच्छा, ये एस ए ए बेसिकली कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के लिए पॉस्टुलेट है। यानी अगर किसी ट्रायंगल की एक साइड और दो एंगल्स किसी दूसरी ट्रायंगल की कोरेस्पॉन्डिंग एक साइड और दो एंगल्स के साथ कॉन्ग्रुएंट हो जाएं तो हम इन तीनों की बेस पे कह सकते हैं कि वो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। तो आपने इसको याद रखना है, इसकी डेफिनेशन अच्छी सी तैयार कर लेनी है। ये मैं आपको ना वो डेफिनेशन बता रहा हूँ सारी जो बुक में बड़ी अच्छे से मौजूद हैं। अगर कोई ऐसी डेफिनेशन आती है जो बुक में आपको मुश्किल से मिलेगी तो वो मैं आपको यहाँ पे खुद लिखवा दूंगा और साथ में उसकी डायग्राम भी बना दूंगा। तो आपने कोशिश करनी है जितनी भी डेफिनेशन आती हैं आपने उनके साथ उनकी डायग्राम भी बनानी है। अगर कोई फार्मूला अटैच्ड है तो वो भी आपने साथ में लिखना है। उसके बाद है ट्रायंगल की टाइप्स। देखिए यहाँ पे लिखा है स्केलन ट्रायंगल। आपने ट्रायंगल की 3-4 टाइप्स पढ़ी हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हैं। स्केलन ट्रायंगल है यानी तीनों साइड डिफरेंट हैं, मुख्तलिफ हैं। इसी तरह आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें दो साइड इक्वल हैं, तीसरी डिफरेंट है। राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एक 90 एंगल है। तो इसकी डायग्राम्स आपको बड़ी कॉमन है, बड़े आराम से बुक्स में से मिल जाएंगी। तो आपने इनको लाजमी तौर पे डायग्राम के साथ बनाना है। उसके बाद है डिफाइन पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम की डेफिनेशन भी आपको बिल्कुल जहाँ पे रेक्टेंगल की डेफिनेशन है उसके साथ ही मिल जाएगी, ठीक है। कि ये भी एक समझ लें चार कोनों की शक्ल है जिसके आमने सामने वाले जो साइड्स हैं वो इक्वल होती हैं, ठीक है। इसके रूल्स में पूछा जा सकता है कि यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें कॉन्ग्रुएंट होती हैं। तो आप कहेंगे ऑपोजिट एंगल्स एंड ऑपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक हो गया जी। इसके बाद है रेशो एंड प्रपोर्शन क्या होती है। तो देखें रेशो में आप जस्ट ये लिखेंगे द कंपैरिजन बिटवीन टू अलाइक वैल्यूज़ या द कंपैरिजन बिटवीन टू होमोजीनियस वैल्यूज इज कॉल्ड रेशो, ठीक है। और प्रपोर्शन में आप कहेंगे द इक्वालिटी ऑफ टू रेशोज इज कॉल्ड प्रपोर्शन। अच्छा, अब यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि रेशो के बारे में पूछा जाता है कि रेशो का यूनिट क्या है। तो चूँकि रेशो के दोनों जो क्वान्टिटी हैं वो होमोजीनियस हैं, एक जैसी हैं, अलाइक वैल्यूज़ हैं, लिहाजा इसी वजह से रेशो का कोई भी यूनिट नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी व्हाट इज मेंट बाय पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी क्या है तो आप ये देखें, अ पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी इज वेयर 3 और मोर पॉइंट्स इंटरसेक्ट इन वन प्लेन। अब देखें अगर आप किसी भी ट्राइंगल की बात करेंगे ना तो किसी भी ट्राइंगल में उसके जो तीनों मीडियंस हैं या तीनों एंगल बाइसेक्टर्स हैं या तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हैं या तीनों एल्टीट्यूड्स हैं, ये तीनों हमेशा जो है वो कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है। और जिस पॉइंट पे ये तीनों मिलेंगे उसे कहेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। तो ये पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी की डेफिनेशन है आपके सामने, आपने इसको नोट कर लेना है। और अगर पेपर में आती है तो साथ इसके एग्जांपल्स के आप इनमें से किसी की भी एग्जांपल देंगे वो आपकी ठीक एग्जांपल होगी। आगे जाके हम मीडियन की और एल्टीट्यूड्स की और इनकी जो डेफिनेशन है वो भी करते हैं। अच्छा, हम पहुँच गए कहाँ तक,
यहाँ तक 8वें सवाल तक। अब क्वेश्चन नंबर 9 आ जाए। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा जा रहा है कि डिफाइन लीनियर इक्वेशन एंड राइट इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म। तो बेटी बेसिकली लीनियर इक्वेशन क्या होती है? ऐसी इक्वेशन जिसमें जो डिग्री ऑफ वेरिएबल है वो 1 होता है, यानी कि मैक्सिमम पावर ऑफ x 1 होती है, दैट इज़ कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। और इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो ax + b = 0 है। तो आपने ये लिख देना है, तो बड़ा सिंपल सा है ये भी। उसके बाद डिफाइन बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। एंगल का बाइसेक्टर क्या होता है? कल हमने पढ़ा था कि बाइसेक्टर का मतलब है कि 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो अगर कोई ऐसी रे है जो किसी एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है तो दैट इज़ कॉल्ड एंगल बाइसेक्टर। उसके बाद है डिफाइन सिमिलर ट्रायंगल्स। कल एमसीक्यूज पढ़ते वक्त ये भी मैंने आपको बताया था कि सिमिलर ट्रायंगल्स 2 ऐसी ट्रायंगल्स होती हैं कि जिनके एंगल्स तो इक्वल होते हैं लेकिन उनकी साइड्स प्रोपोर्शनल होती हैं। ठीक है जी, आपको याद आ जाएगा, मैंने ये वाली डायग्राम कल उसमें बनाई थी, सॉरी ये इस तरह है। ठीक है, तो ये आप उसमें देखेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद है डिफाइन एरिया ऑफ फिगर। अच्छा अब ये देखें, एरिया ऑफ फिगर क्या है? द एरिया इनक्लोज बाय द बाउंड्री ऑफ द फिगर इज कॉल्ड एरिया ऑफ द फिगर। ठीक है, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल भी आ सकता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी आ सकता है। ठीक है, तो आप इस फिगर की जगह पे उसका नाम लिखेंगे, यानी ट्राइंगल के बाद पूछी जा रही है तो ट्राइंगल लिख देंगे, रेक्टेंगल का पूछा जा रहा है तो रेक्टेंगल लिख देंगे। अच्छा, एरिया के साथ याद रखिएगा, एरिया के साथ फार्मूला, अगर स्क्वायर का आ जाता है तो आप उसका फार्मूला लिखेंगे लेंथ इंटू लेंथ, अगर रेक्टेंगल का आ जाता है तो लेंथ इंटू विड्थ लिखेंगे आप। इसी तरह अगर ट्राइंगल का आ जाता है तो हाफ बेस इंटू हाइट लिखेंगे। तो बहरहाल जो भी आपको एरिया पूछा जाए आपने उसके साथ उसकी जो है ना एग्जांपल लिख देनी है। उसके बाद है जी डिफाइन रिमाइंडर थ्योरम। अच्छा, ये वैसे चैप्टर नंबर 5 में से है, इसको बस एक नज़र आप देख लीजिएगा। ये वही थ्योरम है जहाँ पे आप लीनियर वैल्यू को पुट आउट करते हैं और देखते हैं कि आपको रिमाइंडर क्या मिलता है। अगर रिमाइंडर 0 होता है तो आप कहते हैं कि वो लीनियर इक्वेशन पॉलिनोमियल का पार्ट है या उसका फैक्टर है, अदरवाइज उसका फैक्टर नहीं है। तो ये जस्ट आपने देख लेना है। उसके बाद है SAS पोस्टुलेट। अच्छा, अब SAS पोस्टुलेट बिल्कुल जिस तरह हमने SAA पढ़ा था, यानी साइड एंगल, यहाँ पे है साइड एंगल साइड, तो बिल्कुल ये भी उसी तरह है कि 2 ट्राइंगल्स में अगर दो साइड्स और एक एंगल कॉन्ग्रुएंट आ जाता है तो आप इस बेस पे उन ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट जो है वो डिक्लेयर कर देते हैं। तो ये भी आपने चैप्टर नंबर 12 में बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। अब चैप्टर नंबर 15 है डिफाइन ट्रायंगुलर रीजन। अच्छा, रीजन के बारे में पूछा जा सकता है, ट्रायंगुलर रीजन भी कहा जा सकता है, रेक्टेंगुलर रीजन भी कहा जा सकता है। तो बेसिकली क्या है, ट्रायंगल की बाउंड्री और उसके अंदर का जो एरिया है इसका यूनियन जो होता है वो ट्रायंगुलर रीजन कहलाता है। तो अगर ट्रायंगल के साथ आता है तो आप उसकी एग्जाम्पल देंगे, अगर रेक्टेंगल के साथ आता है तो उसकी एग्जाम्पल देंगे। डेफिनेशन दोनों की एक ही जैसी है। डिफाइन सर्कम सेंटर ऑफ अ सर्कल। अच्छा, अब सर्कम सेंटर देखिएगा, सर्कम सेंटर क्या है? द पॉइंट वेयर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ 3 साइड्स ऑफ ट्राइंगल मीट। देखें, ये एक ट्राइंगल है, ये इसकी 3 साइड्स हैं, 1 साइड, 2nd साइड एंड 3rd साइड। हर साइड का एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया गया। ठीक है जी, तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे मिले उसको हमने कहा दैट इज़ सर्कम सेंटर। ठीक है जी, तो ये सर्कम सेंटर के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो आपने ये डायग्राम बनानी है और इस तरीके से उसको डिफाइन कर देना है। अच्छा, सर्कम सेंटर के बाद हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो है जी, नेक्स्ट है ओरिजिन है। ओरिजिन का मैंने आपको शुरू में बता दिया था, जहाँ पे कार्टेशियन प्लेन की बात आई थी, तो वहीं पे ओरिजिन है वो पॉइंट जहाँ पे एक्स और वाई एक्सिस इंटरसेक्ट करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ओरिजिन, और दैट शुड बी एट 90 डिग्री। देन क्वेश्चन नंबर 18 है इक्विलेटरल ट्राइंगल। इसकी टाइप्स पे आ जाते हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल्स यानी टाइप्स का यहाँ पे मतलब ये है कि ट्राइंगल की टाइप्स के पे बात हो सकती है। तो जैसे मैंने पहले आपको बताया है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है या स्केलन ट्राइंगल है या आइसोसेलेस ट्राइंगल है या राइट ट्राइंगल है, ये चारों की हमने बात शुरू में की है, तो ये उसी में से एक है। ठीक है जी। उसके बाद 19 क्वेश्चन है पैथागोरस थ्योरम। अच्छा, पैथागोरस थ्योरम के बारे में एक बात याद रखिएगा, ये सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल में आएगा, ठीक है, या राइट ट्राइंगल में आएगा, और इस पे ये होता है थ्योरम के हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है दैट इज़ इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, और याद रखिएगा इसका एक क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो वो आप लोगों ने जो चैप्टर नंबर 15 है उसकी रिव्यू एक्सरसाइज में देख लेना है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसी फॉर्मूले से सॉल्व होता है। तो बहरहाल दिस इज़ कॉल्ड पैथागोरस थ्योरम, और ये सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल पे आता है। उसके बाद है जी डिफाइनिंग इन सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल। अच्छा, अब आप लोग, अभी मैं आपको रिमाइंडर देता हूँ, ये देखें, हमने अभी पढ़ा था सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर में हमने पढ़ा था कि एक ट्राइंगल है, उसकी तीनों साइड्स के राइट बाइसेक्टर्स हमने बनाए और वो जिस पॉइंट पे मीट किए दैट इज़ कॉल्ड सर्कम सेंटर। अभी हम बात करें इन सेंटर की, तो इन सेंटर में हमने क्या करना है, यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स थे,
यहाँ पे एंगल बाई सेक्टर है, यानी अगर परपेंडिकुलर बाई सेक्टर आके एक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं वो सरकम सेंटर है। लेकिन अगर एंगल बाई सेक्टर देखें, ये एक एंगल है, एक ये एंगल है, एक ये एंगल है, तीनों एंगल्स के बाई सेक्टर्स ने आके एक पॉइंट पे मीट किया, तो जिस पॉइंट पे एंगल बाई सेक्टर मीट हो रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड इन सेंटर। तो आपने ये बुनियादी बात है एमसीक्यूज़ में भी याद रखनी है और शॉर्ट क्वेश्चन में इसकी डेफिनेशन भी आ सकती है। तो अगर सरकम सेंटर की आएगी तो आप ये लिखेंगे, इन सेंटर की आएगी तो आप वहाँ पर ये सिर्फ चेंज करेंगे कि द पॉइंट वेयर परपेंडिकुलर बाई सेक्टर की जगह पे, यानी इस जगह पे आप क्या लिख देंगे, एंगल बाई सेक्टर ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल मीट। ठीक है जी, तो वो ये बन जाएगी। तो ये भी आप लोगों ने अच्छे से देख लेना है। अच्छा जी, उसके बाद चलते हैं पाइथागोरस थ्योरम इन सेंटर। चलें, ये हो गया मसला हल। अब चलते हैं आगे। तो सिर्फ देखें हमारे पास 30 टॉपिक्स हैं जिसको हमने डिस्कस करना है, जिसमें से हम 20 डिस्कस कर चुके, सिर्फ 10 रह गए। अच्छा, आप चैप्टर नंबर 6 में जाएंगे, वहाँ पे आपको HCF और LCM की डेफिनेशन मिलेगी। बस डेफिनेशन तो आप लोगों को पता होती है उसकी, आपने सिर्फ उसके साथ एग्जांपल लाजमी दे देनी है। ठीक है। अच्छा, इस तरह एक है एक्सट्रेनियस रूट्स, ये आने के चांसेस तो कम है, लेकिन एक दफ़ा आप लोग देख लीजिएगा, जब आप किसी भी रूट में जब किसी भी इक्वेशन में उसकी रूट्स को पुट करते हैं तो वो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है आमतौर पे। लेकिन बाद ऐसे केसेस होते हैं कि जब आपने एक इक्वेशन को सॉल्व किया, वहाँ से उसके रूट निकले, लेकिन जब रूट को आपने वापस इक्वेशन में पुट किया तो उसने उसको सेटिस्फाई नहीं किया। ऐसे रूट्स को बोलते हैं एक्सट्रेनियस रूट्स। तो ये है तो लेस इंपॉर्टेंट बस, लेकिन इसको आप लोगों ने याद रखना है। उसके बाद है सप्लीमेंट्री एंगल्स। अच्छा, याद रखिएगा, अगर दो एंगल्स हैं, दो एंगल्स को सम किया जाए और वो 180 आ जाए तो उन्हें बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। बिल्कुल इसी तरह अगर दो एंगल्स को सम किया जाए और वो 90 डिग्री आ जाए तो दैट इज़ कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो बहरहाल सप्लीमेंट्री में क्या होता है, दो एंगल्स है अल्फ़ा प्लस बीटा दैट इज़ इक्वल्स टू 180। तो अगर 180 सम आ गया तो यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे। एग्जाम्पल में आप लोग ये कह दीजिएगा कि जब आप पैरेललोग्राम की बात करते हैं तो पैरेललोग्राम में जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं वो सप्लीमेंट्री एंगल्स ही होते हैं, क्योंकि उनका सम हमेशा 180 आता है। देन हम बात करते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की। इस पर बहुत दफ़ा बात हुई है, कल भी बात हुई थी। दो ट्रायंगल्स हैं वो कॉन्ग्रुएंट होंगी अगर उनकी साइड्स और एंगल्स एक दूसरे के सेम होंगे या कॉन्ग्रुएंट होंगे। उसके बाद है डिफाइन ऑर्डर्ड पेयर। तो याद रखिएगा, जो बेस का सबसे पहला यूनिट है दैट इज़ ऑर्डर्ड पेयर, सॉरी ग्राफ का। यानी इसमें एक इस तरह ये एक समझ लें स्टैंडर्ड फॉर्म है किसी भी पॉइंट को एक्सप्रेस करने की, जो कि कार्टेशियन प्लेन पे होती है। तो ये शो कर रहा होता है एक्स कोऑर्डिनेट को और ये शो कर रहा होता है वाई कोऑर्डिनेट के पेयर को। तो इस जब आप इसको इस पेयर की फॉर्म में लिखते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड ऑर्डर पेयर। अच्छा, अब ऑर्डर पेयर में याद रखना है आपको, पेपर में दो ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, ठीक है, और दोनों को इक्वल कहा गया होगा। तो वहाँ से आपने फर्स्ट अगर दो ऑर्डर पेयर लेट्स सपोज इक्वल है, लेट्स सपोज एक्स और वाई दैट इज इक्वल टू 1 and 2, तो इट मीन्स x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 2। तो इस तरह का कोई कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन भी आता है तो आप इनको इक्वल रख के वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 26 में आ जाते हैं, दैट इज़ इर्रेशनल नंबर। अब सवाल ये है कि इर्रेशनल नंबर क्या होता है। आपने रैशनल और इरेशनल पढ़े, आपने पढ़ा कि अगर किसी नंबर को ओवर की फॉर्म में पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है तो वो रैशनल है, अगर नहीं लिखा जा सकता तो इरेशनल है। इसके साथ आपने एग्जांपल करनी है, अच्छी सी डेफिनेशन याद करनी है और साथ में इसके कुछ पॉइंट्स आपने जहन में रखने हैं। देखें, जब रैशनल नंबर को आप डेसिमल फॉर्म लेंगे तो वो या तो टर्मिनेट हो जाएगी या जो है रिपीट हो जाएगी। लेकिन अगर कोई डेसिमल फॉर्म आती है किसी नंबर की, वो ना तो टर्मिनेट होती है और ना ही रिपीट होती है, तो फिर वो इरेशनल नंबर को प्रेजेंट करती है। तो ये तीन कॉन्सेप्ट हैं, यानी टर्मिनल और टर्मिनेटिंग कह लें, सॉरी टर्मिनेटिंग कह लें, उसके बाद नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग कह लें, और थर्ड नंबर पे नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, दैट विल प्रेजेंट इरेशनल नंबर। तो ये इसको देख लीजिएगा। उसके बाद है साइंटिफिक नोटेशन, चैप्टर नंबर 3 की डेफिनेशन है, या आपने फिजिक्स में भी पढ़ी है, यानी नंबर्स आर एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। यहाँ पे दो बातें जहन में रखनी है, एक ये कि पावर ऑफ 10 यूज़ होगी और दूसरी ये कि पावर ऑफ 10 के साथ जो मल्टीपल होगा वो बिटवीन 1 and 10 होगा। तो ये आपने इसको जहन में रखना है, साथ एग्जाम्पल दे देनी है। उसके बाद है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अच्छा, ये बेसिकली स्मार्ट सिलेबस का पार्ट नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी चलें आप एक दफ़ा देख लें कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है। कि अगर किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई किया जाए तो उस नंबर की आइडेंटिटी सेम रहती है, तो यहाँ पर फिर 1 कहलाएगा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है जी, बड़ा इंपॉर्टेंट है वैसे तो, लेकिन चूँकि स्मार्ट सिलेबस में नहीं है फिर भी आपको पता होना चाहिए था। डिफाइन स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, ये दोनों आप बचपन से पढ़ते आए हैं, ये देख लीजिएगा। इसके साथ एरियाज़ भी लिख सकते हैं, डायग्राम्स भी बना सकते हैं। आखिरी क्वेश्चन है 2, डिफाइन मीडियन एंड एल्टीट्यूड्स। अब देखिए मीडियन क्या है।
इन ज्योमेट्री द मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल इज़ अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग अ वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट। अब देखें ये एक वर्टेक्स है, इसको हमने इसके सामने वाले जो साइड है उसके मिड पॉइंट से ज्वाइन किया। तो अगर आप किसी वर्टेक्स को सपोज ए को, ये एक वर्टेक्स है, इस वर्टेक्स को आप उसके जो सामने वाली साइड है यानी ये कह लें बी सी है, ठीक है, ए को जब आपने बी सी के मिड पॉइंट से ज्वाइन किया तो ये जो ज्वाइनिंग लाइन है दैट इज़ कॉल्ड मीडियन। तो आपने इसकी डेफिनेशन भी याद रखनी है और साथ ये डायग्राम भी याद रखनी है। अच्छा, मीडियन के साथ जो अगला हमारा आखिरी कॉन्सेप्ट है दैट इज़ एल्टीट्यूड। देखें एल्टीट्यूड में हमने क्या था, मीडियन में मैं आपको एक दफ़ा दोबारा बता दूं, मीडियन में हमने क्या पढ़ा था कि हमने किसी वर्टेक्स को उसके सामने वाली साइड के मिड पॉइंट से मिलाना है। अब हम क्या पढ़ रहे हैं कि हमने किसी वर्टेक्स को वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है जो उसके सामने वाले साइड से जाके मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है तो दैट इज़ कॉल्ड एल्टीट्यूड। मैं दोबारा आपको दोनों का कंपैरिजन करवा रहा हूँ। अगर किसी वर्टेक्स से आप उसके सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो वो मीडियन है, लेकिन अगर किसी वर्टेक्स से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं जो सामने जाके उसकी साइड से, यानी देखने में तकरीबन सेम होते हैं, एक जैसे होते हैं। फ़र्क क्या होता है कि यहाँ पे मीडियन वाले केस में वो लाइन जो होती है वो आके मिड पॉइंट को टच करती है, जबकि यहाँ पे मिड पॉइंट की कैद नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये जो लाइन है ये परपेंडिकुलर लाइन होनी चाहिए, ठीक है जी। ज्वाइन वो दोनों सेम चीज़ों को कर रही होती है, यानी यहाँ से भी वर्टेक्स है और यहाँ पे उसके सामने वाली साइड है, यहाँ पे भी वर्टेक्स है और सामने वाली साइड है, बट फ़र्क क्या है, ये वर्टेक्स से मिड पॉइंट पे आ रही है जबकि ये वर्टेक्स से परपेंडिकुलर आ रही है, ठीक है। अब पॉइंट जो मर्जी आए होना परपेंडिकुलर चाहिए। सो ये फ़र्क है मीडियन और एल्टीट्यूड में। तो एल्टीट्यूड का देख लीजिएगा जी, एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल इज अ परपेंडिकुलर सेगमेंट फ्रॉम अ वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल टू द अपोजिट साइड। डन हो गया जी, ये एक वर्टेक्स है, ये अपोजिट साइड है, इस पर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, दैट इज़ कॉल्ड एल्टीट्यूड। देखें जी, ये आपकी बड़ी सिंपल सी बात है, पूरी बुक की डेफिनेशंस जो बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी वो डिस्कस हो गई हैं। मैं एक दफ़ा आपको दोबारा दिखा रहा हूँ, आप इसकी अच्छी तरह शक्ल देख लें। इनको आपने सुबह के दिन में याद कर लेना है। अभी सुबह का सारा दिन आप लोगों के पास पड़ा हुआ है अच्छे तरीके से। ये देखें तकरीबन 30 डेफिनेशन है, ठीक है। 30 में से भी 2-4 ऐसी हैं जो बार बार रिपीट हुई हैं, तो वो आप एक डेफिनेशन याद करते हैं, साथ उसके 2-3 और मिल जाती हैं, एक जैसी वो बन जाती हैं। तो यूँ करके ये बेसिकली 30 मेन कॉन्सेप्ट हैं, इनको अगर आप याद करते हैं तो इंशाल्लाह ताला आपके जितनी भी डेफिनेशन पेपर में आएंगी सारी सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। ज़्यादातर डेफिनेशन आ सकती हैं आखिरी पॉइंट में, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आपको ये भी डिस्कस कर दूं कि जो पहला आपको क्वेश्चन आना है शॉर्ट क्वेश्चंस का, उसमें आपको 9 सवाल आने हैं और 9 में से आपने 6 करने हैं। इसी तरह जो दूसरा सवाल आना है उसमें से भी आपको 9 सवाल आने हैं और 9 में से 6 करने हैं। अब चांसेस क्या हैं कि चैप्टर 1 से आपको 2 सवाल आएँ, 2 में से भी आपको 2 सवाल आएँ, 3 में से भी 2 सवाल आएँ, 4 में से भी 2 सवाल आएँ और 5 में से 1 सवाल आएँ। आमतौर पे ट्रेंड ये होता है, ठीक है। इसी तरह 6 पे आ जाएँ तो 6 में पहले में 6 में 1, 7 में 2, 8 में भी 2, 9 में भी और 10 में भी 2, इस तरह आते हैं। और बाकी जो थर्ड पोर्शन है आपका वो तो आपको पता है कि उसमें चैप्टर नंबर 11 से लेके 17 तक उसमें 2 चीज़ें आती हैं। एक आपने रिव्यू एक्सरसाइज को देख लेना है, वो मैंने अलग अलग दी भी हुई हैं अपने चैनल पे, वो आप देख सकते हैं रिव्यू एक्सरसाइज को। सारे उसके 3-3, 4-4 सवाल हैं बड़े छोटे छोटे, और साथ में उनकी डेफिनेशंस भी आ सकती हैं, तो इनको आपने अच्छे तरीके से देख लेना है। और लॉन्ग क्वेश्चन तो आपको यही मशवरा है कि आप पहले 4 चैप्टर्स पक्के तरीके से कर लें, वहाँ से आपके 2 क्वेश्चन सॉल्व होंगे, तीसरा आप चैप्टर नंबर 12 अच्छी तरह करें तो वहाँ से थ्योरम आपका कवर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इंशाल्लाह ताला पूरे कंडक्ट ले लेंगे मार्क्स। और जो MCQs हैं, MCQs को कल मैंने अपलोड कर दिया था, वो आप लोग एक दफ़ा दोबारा रिवाइज़ कीजिएगा पेपर में जाने से पहले। और ये जो डेफिनेशन है इनको सुबह के दिन में आपने क्लियर करना है, तो अच्छी सी प्रैक्टिस करें। बेस्ट विशेज़ टू ऑल ऑफ़ यू।